Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. फ्रेंड्स नीट पीजी 2023 काउंसलिंग में क्या अपडेट्स चल रही है उन अपडेट्स पे बात करेंगे। केरला की फॉर्म स्टेट कोटा की फॉर्म पब्लिश हुई है, सो उसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। एट द सेम टाइम पैरेलली तमिलनाडु की भी फॉर्म फिलअप हो रही है। सो वाइल फिलिंग अप द फॉर्म, वाइल डूइंग द रजिस्ट्रेशन फॉर तमिलनाडु, देयर इज अ इशू इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स को एक इशू आ रही है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। सो आई शेयर दैट व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट की एक पॉइंट है कि 50% जो आपने रखी है नेक्स्ट गजेट में, दैट सब्जेक्ट वाइज 50% इज मैंडेटरी, यू हैव टू पास नेक्स्ट वन एग्जाम। सो क्या वो जस्टिफाइंग फिगर है? अगर नहीं है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उस पर बात करेंगे। और जब काउंसलिंग स्टेट्स की आ चुकी है तो ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या इस बार ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से पहले स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग की फॉर्म्स आने लगी है। सो इसका क्या मतलब है, राइट? सो वी विल कम ऑन ऑल दिस टॉपिक। सबसे पहले आते हैं केरला काउंसलिंग पे। केरला स्टेट की जो काउंसलिंग है, केरला स्टेट इन पीजी, दैट इज अ क्लोज स्टेट। वी ऑल नो क्लोज स्टेट से मतलब है कि सिर्फ वही स्टूडेंट केरला स्टेट पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल केरला का है, और दोज हु हैव डन देयर एमबीबीएस फ्रॉम केरला। सो केरला के लिए सिर्फ ये दोनों तरीके के स्टूडेंट ही एलिजिबल हो सकते हैं। एट द सेम टाइम पैरेलली तमिलनाडु की फॉर्म फिलअप करने के दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही है। दे डोंट हैव देयर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उनकी इशू भी नहीं हो पा रही है। सो इसके पीछे का रीजन क्या है कि व्हाट इज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट? एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एमजीआर यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट आपको इशू करानी होती है, which says that you are eligible for taking admission in Kerala, or you're attending counseling in Tamil Nadu, or attending counseling in Kerala in Tamil Nadu. सो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट का होना मैंडेटरी है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जैसे गुजरात की यूनिवर्सिटी या फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं दे सकते हैं। दे हैव देयर रूल्स कि जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है और आप उनको अलॉटमेंट शो नहीं करते, तब तक आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकती। और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो तमिलनाडु की काउंसलिंग में वाइल अपलोडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, इट इज आस्किंग यू टू अपलोड द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑल्सो। अब स्टूडेंट यहाँ पे बीच में फंस गए हैं कि उनको करना क्या चाहिए या क्या होना चाहिए। सी माई फ्रेंड्स, ये लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर के स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आ रही थी वाइल दे वर अप्लाइंग फॉर तमिलनाडु स्टेट। सो इस बार भी ये सेम प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर भी ये मैंडेटरी नहीं थी, इस साल भी ये मैंडेटरी नहीं है, राइट? अगर आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है जो बिना माइग्रेशन के जो इशू नहीं हो सकती, और माइग्रेशन आपकी अगर कॉलेजेस के पास है, यूनिवर्सिटीज के पास है, एंड यू नो दैट your colleges universities are saying that without allotment I can't share migration certificate with you, तो आपको क्या करना है? आपको बिना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के अपने तमिलनाडु की जो फॉर्म है उसको फिलअप करनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उनको अपलोड करना है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को छोड़ के। वो अभी भी मैंडेटरी नहीं है, और ये बात सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटी, सभी काउंसलिंग अथॉरिटीज को मालूम है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज अलॉटमेंट के बाद देती है। सो दिस इज नॉट अ मैंडेटरी सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर तमिलनाडु फॉर्म। ये बात सभी कोई को मालूम है। आप अगर बिना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के भी बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके तमिलनाडु काउंसलिंग की फॉर्म को फिलअप करते हो तो बिलीव मी, आपकी तमिलनाडु काउंसलिंग की जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगी। सो सबसे पहले जो स्टूडेंट इस बात को लेकर के परेशान है कि हमारे पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं, हमारे पास माइग्रेशन नहीं है और इस वजह से हम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं करा सकते और इस वजह से हम तमिलनाडु की फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, तो आप बिना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के फॉर्म के बाकी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करके फॉर्म्स को आप अपलोड कर दो, सबमिट कर दो, आपकी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगी। इस बात को लेकर के परेशान नहीं होना है। ये तो बात हो गई। यहाँ पे एक पॉइंट है जो नेक्स्ट को लेकर के है। नेक्स्ट के एग्जाम में 50% एलिजिबिलिटी, 50% सब्जेक्ट वाइज पासिंग परसेंटेज रखी गई है। नाउ अगर हम देखें तो नेक्स्ट की जो एग्जाम है ये वो एग्जाम है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अपनी फाइनल एमबीबीएस भी पास करेंगे लाइसेंसिंग के लिए,
और इसी के थ्रू स्टूडेंट्स नीट पीजी में सीट्स भी लेंगे, उनकी अलॉटमेंट भी होगी, रैंक भी बनेगी, अलॉटमेंट भी होगी। नाउ अगर फाइनल एमबीबीएस पास करने के लिए आपने नेक्स्ट वन में सब्जेक्ट वाइज 50% मार्क्स रखा है, दैट इज गुड, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। बट अगर नीट पीजी की सीट लेने के लिए भी आपने 50% पासिंग मार्क्स रखा है नेक्स्ट वन में, जो आपने रखा है, तो ये बहुत बड़ा फिगर है, ये जस्टिफाइंग नहीं है। रीजन क्या है कि अगर आप 50% रखते हो तो इससे बहुत कम स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएंगे। आई विल शेयर यू सम ऑफ द डेटा, कुछ डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 2019 से 2022 तक। 2019 में आउट ऑफ 1200 योर कट ऑफ वॉज 340 आपने पासिंग मार्क्स रखा था, फर्स्ट कट ऑफ जो आपने रखा था वो 340 रखा था, विच वॉज 28.33%, मतलब 28.33% मार्क्स आपने 2019 में रखा था नीट पीजी 2019 में 28.33% मार्क्स आपने रखा था क्वालिफाइंग मार्क्स। 2020 में आपने 1200 में से 366 आपकी कट ऑफ थी, सो आपने पासिंग मार्क्स थी, सो आपने 30.50% रखा था 2020 में। नीट पीजी 2021 में आउट ऑफ 800 आपकी जो कट ऑफ थी वो 275 थी, विच इज 34.7% मार्क्स, 7% मार्क्स, सो 34.7% मार्क्स आपने रखा था क्वालिफाइंग 2021 में। 2022 में आउट ऑफ 800 आपने 291 रखा था, जो कि 36.37% होती थी, राइट। सो आप नीट पीजी की जो लास्ट 4 ईयर की डेटा देखोगे तो यू आर वेरिंग बिटवीन 28 to 37% मार्क्स, मतलब 28 to 37% मार्क्स आप रखते हो तब जाकर के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा क्वालिफाई होते हैं, और उसके बाद भी आपकी नीट पीजी की सीट्स जो है वो खाली रह जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि आपकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। आपकी फीस जो है वो प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में अगर आप पाओगे तो 80 लाख 85 लाख तक भी वेरी करती है, राइट। अगर रेडियो ड्रामा की बात करो, राजस्थान की बात करो, तो 80 लाख तक आपकी फीस वेरी करती है। तो ये एक तो अफोर्डेबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। आपने लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था कि एनएमसी हम लाएंगे और उस वजह से जो है वो फीस जो है वो कम होगी, तो वो फीस तो कम हुई नहीं है, आपकी प्रॉमिस अभी तक अधूरी है, वो फीस अभी तक कम हुई नहीं है। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि आपकी जो सीट वेकेंट जा रही है वो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है कॉलेजेस की वो बहुत ज्यादा हाई है। तो आपको सबसे पहले इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। उस पर अगर आप 50% सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क्स रख देते हो नेक्स्ट वन की, तो आप समझो कि 50% रखने से आपने परसेंटेज अगर बढ़ा दिया तो बहुत कम स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएंगे, और कम स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएंगे, ऊपर से आपकी फीस इतनी ज्यादा है, दैट मीन्स कि आपकी बहुत ज्यादा सीट्स जो है वो अब वैकेंट जानी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। क्योंकि आपकी फीस भी ज्यादा और अब तो स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी कम हो रहे हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा सीट्स जो है वो वैकेंट जानी स्टार्ट हो जाएगी। और एंड वी ऑल नो कि एक एक सीट के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा खर्च लगता है, खास करके पीजी की सीट के लिए। सो आई डोंट फील कि ये 50% जो आपने नीट पीजी के आई मीन 50% सब्जेक्ट वाइज जो पासिंग मार्क्स आपने क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है फॉर गेटिंग पीजी सीट्स, फॉर अलॉटमेंट फॉर गेटिंग पीजी सीट्स, वो बहुत ज्यादा है। सो आपको कहीं ना कहीं इस परसेंटेज को कम करके अंडर 40% और अंडर 37% लाना पड़ेगा। अब आप वो कैसे लाओगे दैट टोटली ऑन यू, बट ये चीजें कहीं ना कहीं जस्टिफाइंग नहीं लग रही है। अगर आप ऐसा जबरदस्ती करते हो तो देयर इज नो डाउट कि आपकी बहुत सारी सीट्स जो है वो खाली जाएंगी। सो ये तो बात हुई नेक्स्ट की। अब बात है कि बहुत हमने देखा है कि केरला की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गई, तमिलनाडु की आ गई, पहले से इससे पहले पौंडीचेरी की आ चुकी थी, सिक्किम मणिपाल की आई हुई थी। सो व्हाट डज इट मीन? क्या इसका मतलब ये है कि इस बार ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से पहले स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी? दिस इज अ क्वेरी। नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉर्म्स पहले आ सकती हैं बट रजिस्ट्रेशन हो सकती है। अभी महाराष्ट्र की फॉर्म आनी बाकी है, यूपी की फॉर्म आनी बाकी है, बिहार, उत्तराखंड, देन वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, इन सभी स्टेट्स की फॉर्म आनी बाकी है। इन सभी स्टेट्स की भी फॉर्म ऑल इंडिया काउंसलिंग से पहले आ सकती है, आ सकते इन द सेंस कि ये स्टेट्स भी रजिस्ट्रेशन अलाउ कर सकते हैं, बट सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही अलाउ कर सकते हैं। एक जो काउंसलिंग होती है दैट इज अ प्रोसेस ऑफ 5 स्टेप: रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, रिजल्ट, देन रिपोर्टिंग। ये 5 स्टेप की प्रोसेस होती है। सो फर्स्ट स्टेप सिर्फ रजिस्ट्रेशन पार्ट जो है वो स्टेट्स अपनी फॉर्म ला करके रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, बट चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट एंड रिजल्ट या फिर जो
ये होंगी, बाकी के 4 स्टेप्स वो ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग के बाद ही होगी। दैट मीन्स कि किसी भी स्टेट की जो रिजल्ट होगी राउंड 1 काउंसलिंग की, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के राउंड 1 रिजल्ट के बाद ही आएगी, राइट। तो अभी बेशक स्टेट्स की फॉर्म आ सकती है, आप रजिस्टर कर सकते हो, और बट आपको वेट करना होगा कि ऑल इंडिया काउंसलिंग की फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन होगी, चॉइस फिलिंग होगी, अलॉटमेंट होगी, रिजल्ट होगी और रिपोर्टिंग होगी। रिपोर्टिंग के बाद ही स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट आएगी। किसी भी स्टेट की फॉर्म हो सकता है पहले आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से पहले ही स्टेट की रजिस्ट्रेशन, आई मीन स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और स्टेट की रिजल्ट आ जाएगी। दैट डजंट मीन, राइट। सो ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ऑल इंडिया काउंसलिंग की राउंड 1 खत्म होगी, उसकी रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद ही आपकी जो है वो स्टेट्स की राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट आएगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको ये जानना हो कि आपको कहाँ कौन सी सीट मिल सकती है और किस कौन कौन सी काउंसलिंग आपको अटेंड करनी हो, तो आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।